गांव की उस उजड़ी सी झोपड़ी में रात को लालटेन की रोशनी दिखाई दे रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और झोपड़ी से एक अनोखी खुशबू आ रही थी जो भीगी मिट्टी की महक के साथ मिलकर पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, कमर तक खुले लंबे बाल, लाल चूड़ियां और ऐसा मोहक रूप कि कोई भी उसे देखकर ठिठक जाए। वो बारिश में खड़ी जैसे किसी का इंतजार कर रही थी और अब उसका इंतजार खत्म होने वाला था। रमेश को उस दिन खेत से लौटते समय काफी देर हो गई थी। वो अपने घर वापस जा रहा था कि तभी उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी। उसे याद था कि कल तक वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा और उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, वो सब कुछ भूल गया। औरत ने मुस्कुराकर पूछा, रमेश, आज इतनी देर क्यों हो गई? उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि रमेश ने यह भी नहीं सोचा कि पहली ही मुलाकात में उसे उसका नाम कैसे पता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, औरत ने उसे अपने घर भोजन का निमंत्रण दे दिया। रमेश मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे झोपड़ी के अंदर चला गया, जैसे उसका विवेक काम करना बंद कर चुका हो। अंदर एक कोने में मिट्टी की बड़ी हांडी चढ़ी हुई थी जिसमें कोई गाढ़ा सालन पक रहा था। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। औरत ने उसे बैठने को कहा और बोली, आज मैं तुम्हें ऐसा सालन खिलाऊंगी जैसा तुमने कभी नहीं खाया होगा। रमेश बस सम्मोहित होकर सिर हिलाता रहा। थोड़ी देर बाद औरत भीतर से कुछ सब्जियां लेकर आई और लकड़ी के चाकू से उन्हें काटने लगी। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोहे का चाकू क्यों नहीं इस्तेमाल करती? ये सुनते ही उसकी मीठी आवाज अचानक ठंडी हो गई। वो बोली, लोहे से मेरी पुरानी दुश्मनी है। फिर अचानक जोर से हंसने लगी। न जाने क्यों उसकी हंसी भी रमेश को मधुर लग रही थी। वो धीरे धीरे सब्जियां काट रही थी और बिना पलक झपकाए लगातार रमेश को देखे जा रही थी। अचानक रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। औरत मुस्कुराई और अपने लंबे नाखून उसके हाथ में गड़ा दिए। जहां केवल एक छोटा सा घाव होना चाहिए था, वहां से बहुत सारा खून बहने लगा। रमेश दर्द से करा उठा। औरत तुरंत भीतर से एक कपड़ा और मिट्टी की कटोरी लेकर आई। उसने बहते हुए खून को कटोरी में इकट्ठा किया और घाव पर कपड़ा बांध दिया। फिर मुस्कुराकर माफी मांगी और रसोई में चली गई। अब झोपड़ी में सालन की खुशबू और भी तेज हो गई थी। रमेश को जोरों की भूख लगने लगी। कुछ देर बाद वो खुद उठकर रसोई में चला गया। औरत मिट्टी की हांडी में सालन चला रही थी। थोड़ी देर बाद उसने एक कटोरे में सालन परोसकर रमेश के सामने रख दिया। रमेश जैसे भूख से पागल हो चुका था। उसने पूरा सालन एक ही सांस में खत्म कर दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, ये किस चीज का सालन है? बहुत स्वादिष्ट है। औरत धीरे से हंसी और फुसफुसाकर बोली, अच्छा है ना, तुम्हारे खून से बना है। फिर उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अभी तो मैंने खाना बनाना शुरू ही किया है। अभी तो रोटी भी बननी है जो तुम्हारी बोटी से बनेगी। ये सुनते ही रमेश के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अचानक औरत उसके ऊपर झपटी, लेकिन किसी कारणवश उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे गिर पड़ी। उसी पल रमेश का सम्मोहन टूट गया। अब उसे समझ आ गया था कि उसके सामने कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक डाकिनी थी। पिछले 6 महीनों से गांव में अजीब परिस्थितियों में लोगों की मौत हो रही थी और हर लाश के पास एक लकड़ी का चाकू मिला करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि डाकिनी को लोहे से डर लगता है, इसलिए लोग अपने हाथों में लोहे के छल्ले पहनते थे। रमेश भी पहनता था, लेकिन उसी दिन खेत में काम करते समय उसका छल्ला कहीं गिर गया था। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में पड़ी रोटी के साथ उसकी पत्नी ने एक प्याज भी बांध दिया था। गांव में यह भी माना जाता था कि प्याज की तीखी गंध डाकिनी सहन नहीं कर सकती। रमेश ने तुरंत जेब से प्याज का टुकड़ा निकाला और पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दिया। प्याज की गंध फैलते ही डाकिनी दर्द से भयानक चीख मारकर पीछे हट गई।
मौका देखकर रमेश झोपड़ी से बाहर निकला और बारिश में भागता हुआ गांव पहुंच गया। उसने गांव वालों को पूरी बात बताई। कुछ लोग लालटेन और लाठियां लेकर उसके साथ उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां न कोई झोपड़ी थी, न कोई लालटेन, न कोई औरत और न ही कोई लकड़ी का चाकू। वहां केवल बारिश से भीगी खाली जमीन थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। गांव वाले देर रात तक उस जगह की तलाश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर सब अपने अपने घर लौट गए। रमेश भी थका हुआ अपने घर आ गया। रात को उसकी पत्नी उसके हाथ की पट्टी बदलने लगी। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसकी चीख निकल गई। रमेश घबराकर उसकी ओर देखने लगा। जहां घाव होना चाहिए था, वहां कोई घाव नहीं था। उसकी त्वचा पर नाखूनों से गहरे निशानों में केवल एक शब्द लिखा हुआ था, सालन।